ओम शांति। आज हम दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग का कुछ अनुभव सुनाना चाहेंगे। ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया तो हुआ ऐसा था कि मैं तो छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक शहर है, उसी के नजदीक जामुल में एसीसी सीमेंट की प्लांट है। वहां पर मैं सर्विस करता था। तो वहां सर्विस करते करते मेरे साथ बहुत सारे संपर्क में लोग आए। मैं वैसे प्लांट इरेक्शन डिपार्टमेंट में था। नया प्लांट जब बनता है तो उसमें बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है और मेरा फील्ड इलेक्ट्रिकल था, तो मैं वहां सर्विस करता था। तो उस समय मेरे संपर्क में कई आए। उस समय तो ज्ञान नहीं मिला था, पर यह ज्ञान मिलने से पहले की बात है कि एक क्रिश्चियन भाई हमारे डिपार्टमेंट में आया। वो कर्नाटक से आया था और फिर मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक साथ काम करते थे प्लांट इरेक्शन का। वो भी इलेक्ट्रिकल, मैं भी इलेक्ट्रिकल, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में। तो ऐसे काम करते करते उन्होंने मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताने लगा, बाइबल की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगा। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा। तो मुझे बातें अच्छी लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ऐसी मान्यता है जो मेरे मन में भी यही था कि सभी धर्म जो है, सभी पंथ जो है ना, परमात्मा के मिलने के रास्ते हैं। ऐसा मैं भी मानता था। तो ठीक है, मैं सुनता रहता था, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भक्ति वगैरह तो की नहीं थी। तो ठीक है, अच्छी बात है, सुनाने लगा। और मेरे पास ऐसी कोई बात थी नहीं कि मैं जो सुनाऊं, है ना। मैं तो केवल ठीक है, हिंदू धर्म के हैं और बस शिव को मानते हैं और देवियों की पूजा करते हैं, परंतु सुनाने के लिए न मैंने कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े, ऐसा कुछ था नहीं। सुनता रहता। अब कई महीने बीत गए, लगभग साल भर हो गया। लगभग साल भर होने में आ रहा था, तो फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद एक मुस्लिम भाई आया, उसके साथ भी काम करते करते वो अपने इस्लाम धर्म की बातें सुनाने लगा। तो मुझे उस समय पता नहीं चल रहा था कि मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वो मेरे पीछे ही पड़ा था, कई बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे सुनाने लगा, ये वो। तो मुझे उस समय उतना कुछ संकल्प नहीं आया, पर मुझे जब जब वो क्रिश्चियन भाई सुना रहा था, तो भी मुझे उसका टेंडेंसी यही था कि इसका धर्म परिवर्तन कराना है। तो मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था उस समय, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे लगा कि सभी धर्म तो परमात्मा के मिलने के रास्ते ही है, तो क्रिश्चियन बन गए तो क्या हर्जा है। ऐसा एक बार संकल्प जरूर आया, परंतु उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। फिर वो संकल्प खत्म हो गया। परंतु ये मुस्लिम भाई आया और उसने अपने धर्म की बातें सुनाने लगा। ठीक है, मैंने कहा ये भी धर्म है, परमात्मा के मिलने के रास्ते हैं। तो ऐसा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं सुन रहा था। ठीक है, ओके, अच्छी बातें सुना रहा है। तो काफी समय से वो सुनाता रहा। उसका भी लक्ष्य यही था कि इसको मुस्लिम बनाना है। तो मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ये मुझे उस समय पता ही नहीं चला। तो मुझे संकल्प है, ठीक है, मुसलमान बन जाओ तो क्या हर्जा है। वो कह रहा है, अच्छी अच्छी बातें तो कह रहा है। तो पर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया। मुझे ये संकल्प आया कि मुझे ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे संकल्प क्यों आ रहा है। तो मैं अपने क्वार्टर में, अपने कमरे में, जब छुट्टी हुई ड्यूटी, तो वहां मैं जाकर के एकांत में बैठ गया। एकांत में बैठ करके दीवार में मैं देखने लगा और मैं भगवान से बातें करने लगा, क्योंकि अज्ञान काल से ही मुझे परमात्मा से बातें करने की मतलब प्रैक्टिस थी, है ना। परमात्मा कौन है ये मुझे मालूम नहीं था, परिचय नहीं था, परंतु अज्ञान काल से ही
मैं परमात्मा से बातें करता था, ये मुझे अभ्यास था। तो मैं भगवान से बातें करने लगा, ये भगवान मुझे ऐसा विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे रास्ता बताइए। मैं भगवान से बात कर रहा था। ऐसे बातें करते करते मैं एकांत में एकदम एक टिक दीवार में देखने लगा। देखते देखते अचानक जैसे कि वो दीवार गायब हो गया और दीवार में एक बहुत प्रौढ़ सी महिला, अधपके बाल खुले हुए, अधपके बाल खुले हुए प्रौढ़, और मुझे ऐसे देख रही है। मुझे ये नहीं पता कि वो दृष्टि दे रही है, ये कौन है मुझे ये भी नहीं मालूम था। और परंतु चेहरा इतना रूहानी, इतना आकर्षक, इतना दिव्यता भरी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके जो दृष्टि थी वो जैसे कि मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा था और मुझे भी आकर्षण हो रहा था और मैं भी देख रहा था। वो मुझे देख रही थी और मैं भी उनको, उनकी आंखों में मैं देख रहा था। तो देखते देखते मेरा जैसे कि मन शांत, मैं जो डिस्टर्ब था एकदम मेरा शांत हो गया मन। और उसके बाद मेरे अंदर जैसे उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा, परंतु जैसे कि उन्होंने मेरे मन में एक इंजेक्शन, संकल्प का इंजेक्शन दे दिया। एक विचार मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग आया और वो संकल्प था कि अपने स्वधर्म को जानो। ये उन्होंने कहा, अपने संकल्प को जानो। तो मेरे अंदर ये एक मुझे दिशा मिल गई कि मुझे करना क्या है, कि अपने स्वधर्म को जानो। मैं ये शब्द भी पहली बार ही सुना और मैंने सोचा कि तो स्वधर्म माना मैं हिंदू धर्म का हूं, तो मुझे ये हिंदुत्व के बारे में जानना होगा, शायद यही कह रही है। बस मेरे मन में एक क्लियर रास्ता, मुझे करना क्या है, मुझे दिशा मिल गया कि मुझे अपने स्वधर्म को जानना है। और स्वधर्म को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे याद आया कि मैं जब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के लिए घर से निकला था, मेरा, क्योंकि मेरे माता पिता अभी तो झारखंड कहलाता है, उस समय बिहार कहलाता था। तो वहाँ हमारा बचपन वहीं बीता। रांची डिस्ट्रिक्ट में मूरी नाम की एक जगह है, वहीं से मेरा मैंने स्कूलिंग किया, मैट्रिक पास किया। तो उसके बाद में मेरा एसीसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली थी ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें एग्जाम थे, उस एग्जाम में मैं पास हो गया और मेरा जो वाइवा था, इंटरव्यू था, उसमें भी मैं पास हो गया, तो मेरी एंट्री हो गई। तो मैं जब जा रहा था, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था मध्य प्रदेश में, कटनी के पास, कटनी के नजदीक 25 किलोमीटर दूर कैमोर करके जगह है, वहाँ एसीसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहां मैं जा रहा था, तो मेरी लौकिक माता जी ने मुझे 2 किताबें दी थी। एक किताब था श्रीमद् भगवत गीता, मोटी थी, और एक पतली किताब थी, वो था मेरे लौकिक पिताजी जो जिस गुरु को मानते थे, उस गुरु की जीवन कहानी की किताब थी। तो मुझे तुरंत याद आया कि मेरे माता जी ने वो 2 किताबें दी है, मैंने कभी खोल के देखा भी नहीं था। मेरे तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पास भी हो गया और प्लांट ट्रेनिंग भी हो गया और जॉब भी लग गई। तो तब भी मैंने केवल उन किताबों को कभी खोल के नहीं देखा था, केवल अगरबत्ती दिखा देता था, बस इतने ही काम करता था। तो जब मुझे ये दिशा मिल गया कि बस अपने स्वधर्म को जानना है, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले यही 2 किताब पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले पतली किताब, हमारे लौकिक पिताजी जिस गुरु को मानते थे, उस गुरु की जीवन कहानी को पढ़ा, पढ़ के साइड में रख दिया। फिर पढ़ने लगा श्रीमद् भगवत गीता। पहली बार मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने लगा और अच्छा लग रहा था। संस्कृत के श्लोक भी थे, उसके अनुवाद भी थे, तो मुझे अच्छा इंटरेस्ट आ रहा था। तो ये करते करते फिर तो मुझे, हमको एक भाई मिला, हमारा एक कलीग, वो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में था। मैं इलेक्ट्रिकल में था, वो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट था।
तो एक विशेष प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उसमें हम दोनों को मिलके काम करना था। तो उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। वो आंध्र प्रदेश का भाई था, मेरे से बहुत उम्र में बड़े थे, तो बहुत अच्छा मेरा भी रिगार्ड था, उनका भी मेरे से बहुत स्नेह था। तो उनको कहीं से ब्रह्मा कुमारी इसका पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में उनको पता चला, और उन्होंने मंगाना शुरू कर दिया। और वो एक एक लेसन पढ़ते थे और मुझे बताते थे कि आप कौन हो। और मेरा उस समय गीता स्टडी चल ही रहा था, तो उसको मैं सुन रहा था कि मेरे अच्छे फ्रेंड है, तो अच्छी बात बता रहे हैं। पर जैसे कि उस समय मैं सुनते हुए भी नहीं सुन रहा था, कि मुझे लग रहा था मैं तो श्रीमद भगवद गीता पढ़ ही रहा हूँ। फिर भी उसके रेस्पेक्ट के कारण मैं सुन रहा था, पर सुन सुन रहा था, पर जैसे कि अंदर जा नहीं रहा था, सुनते हुए भी जैसे कि नहीं सुन रहा था। अब ये बातें हुई कि मैं फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे ऐसे ही कोर्स पूरा कर दिया। और फिर उन्होंने जब देखा कि इसको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उन्होंने दिल्ली पांडव भवन करोल बाग, वहीं से पत्राचार पाठ्यक्रम आता था, तो वहां का एड्रेस लिख करके मुझे मेरे मेरे जेब में डाल दिया, कि बोला मिस्टर मुखर्जी, यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ऐसा बोल करके मेरे जेब में डाल दिया। मैंने प्यार से रख लिया, और कहीं कमरे में गया तो कहीं अच्छी जगह मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मुझे भी संकल्प आया कि मुझे ये भी करना चाहिए। तो फिर मैंने पत्राचार पाठ्यक्रम किया, 3 महीने में कोर्स पूरा हुआ, फिर ज्ञान में चल पड़े। तो इस तरीके से फिर उन्होंने मेरा जब 3 महीने में कोर्स पूरा हुआ, 7 दिन का कोर्स 3 महीने में, दिल्ली करोल बाग से पत्र आता था, पढ़ता था, क्वेश्चन का उत्तर देना होता था, फिर दूसरा लेसन आता था। कोर्स पूरा होने के बाद दिल्ली से मुझे लिफाफा आया, उसमें 2 लिफलेट थे। एक था कि पूरे भारत में कितने सेवा केंद्र है, उसका एड्रेस था, बहुत कम, एक ही पेज में बहुत कम एड्रेस थे। ये 1978 की बात है ना। और दूसरे लिफलेट था, उसमें किताबों की, लिटरेचर की लिस्ट थी, कौन कौन सी किताबें हैं। तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने देखा, अच्छा कलकत्ता में भी है, रांची में भी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर वो सारी किताबें मंगाई, और फिर मैंने वो सारी किताबें पढ़ी। फिर जब मैंने जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी किताब पढ़ा, बस वो किताब मैं पढ़ते गया, और मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं ब्रह्मा बाबा को बहुत पहले से मैं जानता हूं, और मैं कैसे बाबा से बिछड़ गया, मैं बाबा के साथ ही था, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा, मैं कैसे बिछड़ गया। तो फिर बस उसी समय मैंने संकल्प कर लिया, बाबा अब से ये जीवन आपके लिए। तब से आज तक बस मेरा निश्चय अटूट रहा, और हम बाबा के बन गए। अब ये तो हुई प्रारंभिक बात। अब हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि, उन्होंने पत्र में लिखा कि योर नियरेस्ट सेंटर इज भोपाल, क्योंकि उन दिनों अभी तो भिलाई छत्तीसगढ़ कहलाता है, परंतु उन दिनों मध्य प्रदेश ही कहलाता था, मध्य प्रदेश का ही था। ये तो बाद में छत्तीसगढ़ बना। तो उन्होंने कहा कि योर नियरेस्ट सेंटर इज भोपाल, क्योंकि जहां मैं रहता था वहां छत्तीसगढ़ में एक भी सेवा केंद्र उस दिनों नहीं था, उन दिनों नहीं था, 1978 की बात कर रहा हूँ। मैंने भोपाल से संपर्क किया, फिर वहां से मुरली आने लगी, है मुरली, ज्ञानामृत, फिर मैं भोपाल भी गया। बहनों ने कहा एक बार आओ, आप हमसे मिलो, तो हम भोपाल गए, वहां मिले। बहनों ने बहुत खातिरी की, बहुत अच्छी फीडबैक दिया, ये वो बहुत अच्छी पालना दी। और फिर लगभग 1 साल हो गया, तो भोपाल से पत्र आया कि अभी एक ग्रुप जा रहा है मधुबन, माउंट आबू, आपको जाना है, आप जल्दी आ जाओ, आपको 1 साल तो हो गया है। ठीक है, मैं माउंट आबू जाने के लिए उत्सुक था। माउंट आबू, बस मैंने तो कैजुअल लीव दी, और बीच में संडे आदि रख करके थोड़ी छुट्टी लेकर के तुरंत मैं भोपाल आ गया। भोपाल आ गया, तो उन्होंने कहा कि भोपाल से ग्रुप नहीं जा रहा है, वो जा रहा है सतना से। वहाँ हमारी निर्मला दीदी जी है, तो उन्होंने उनको फोन कर दिया कि
यहाँ हमारा भोपाल से एक भाई आ रहा है, भोपाल के कनेक्शन से, तो आप उसको अटेंड करना। तो फिर मैं मधुबन पहुंच गया। फिर मैंने सबसे पहले निर्मला जी से मिला। फिर मैंने मुरली क्लास में दादी जी को देखा। अरे, मैंने तो इनको देखा हुआ था। ये तो वही है जो दीवार में मैंने जो चित्र देखा था, जिन्होंने मुझे संकल्प दिया कि अपने स्वधर्म को जानो, ये तो वही है। बस मेरे को इतना लगा कि ओहो, मतलब शिव बाबा ने दादी जी को मेरे पास भेजा था। क्योंकि जो धर्मांतरण करने के लिए मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तो मुझे बचाने के लिए बाबा ने, शिव बाबा ने, बाप दादा ने दादी जी को मेरे पास भेजा था। ये वही शक्ल है, सेम शक्ल, वही अधप के बाल, वैसे फ्लेवर, सेम टू सेम, एक दादी जी है। मेरे को दादी जी के प्रति इतना रिगार्ड, इतना ये लगा कि बस, फिर मैं, बस मेरा तो बहुत रूहानी नशा चढ़ गया। तो कैसे देखिए, बाबा ने दादी जी को मेरे पास भेज करके बाबा ने मुझे बचाया। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। क्योंकि मुझे जो संकल्प आता है ना, वो जरूर मैं करता हूँ। तो बीच में बाबा ने मुझे बचा लिया। और उन दिनों बाबा बाबा मिलन के दिन नहीं थे, केवल रिफ्रेश होने के लिए ग्रुप गया था। खैर, मेरी छुट्टी ज्यादा दिन की नहीं थी, तो मैंने हमारी निर्मला बहन जी को कहा, सतना वाली, कि जो जिन्होंने मेरा बहुत देख रेख की उस समय। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि बहन जी, मेरी छुट्टी ज्यादा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुन्नी मुन्नी दीदी को कहा। फिर मुन्नी दीदी से मिला, और मुन्नी दीदी ने कहा ठीक है, आप कम गोसुन कमसुन टोली के लिए दादी जी के पास मेरे को ले गए। जो अभी पांडवन में ईशु दादी जी के ऑफिस है, वहां पर दादी जी एक एक पलंग में बैठी हुई थी और एक अंतरदेशीय पत्र पढ़ रही थी, इनलैंड लेटर। उन दिनों तो लेटर आते थे ना, तो पत्र पढ़ रही थी। तो नीचे कारपेट बिछा हुआ था, तो मुन्नी दीदी ने मुझे वहां बिठा दिया और मैं बैठ गया। बैठ के दादी जी को देखता रहा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, और दादी की स्थिति इतनी रूहानियत भरी थी, वाइब्रेशन इतना पावरफुल था। किसी का पत्र आया होगा कहीं से, तो दादी जी वो पढ़ रही थी। थोड़ी देर में दादी जी को देखते 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 अचानक मैं अशरीरी हो गया। एकदम मैं बिंदु आत्मा में स्थित हो गया। एकदम जैसे कि शरीर भूल गया कि मैं आत्मा हूं। वो आत्मिक अनुभूति की स्थिति मुझे जीवन में पहली बार हुई। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये सब सुना, मुरली में सुना ये वो, परंतु मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति मुझे वहां दादी जी के सामने बैठे बैठे, दादी जी ने मुझे देखा तक भी नहीं, परंतु दादी जी के वाइब्रेशन, उस पावरफुल वाइब्रेशन ने मुझे जैसे कि उस बिंदु रूप में स्थित कर दिया। शरीर में आत्मा भी, इतनी सुखद अनुभूति, जैसे कि अतीन्द्र सुख के लहरों में मैं लहराने लगा। आहा, इतना आनंद! आत्मिक अनुभूति ऐसी होती है, मुझे पहली बार वो अनुभव हुआ। तो ये मेरा दादी जी के बिल्कुल क्लोज संबंध का ये पहला अनुभव हुआ। दादी प्रकाश मणि जी, दादी जी तो जब पत्र पूरा हुआ, फिर रखी, फिर मुझे दृष्टि दी, फिर मुझे मेरा परिचय पूछा, फिर उसके बाद टोली दी। परंतु उस टोली से पहले ये जो टोली मिल गई, अतीन्द्र सुख की, अशरीरीपन की अनुभव की जो टोली मुझे दादी जी ने खिला दिया, वो तो अविस्मरणीय है। जब भी मैं उस क्षण को याद करता हूं, तो बस मैं उस अनुभूति में टिक जाता हूं। तो ये मेरा दादी जी के साथ का ये मेरा पहला अनुभव। जब मुझे मेरे पास दादी जी ने, मेरे बाबा ने दादी जी को मेरे पास भेजा था, तब तो मुझे ज्ञान नहीं था कि ये दादी प्रकाश मणि जी हैं। मधुबन आने के बाद पहली बार मधुबन आया,
तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद मैं वापस भिलाई आ गया, डीपी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटा सा अनुभव था। इसके बाद का और भी अनुभव है, मैं थोड़े शब्दों में सुनाता हूँ। उसके बाद तो हम बस ज्ञान योग धारणा सेवा इसमें हम लग गए। मुझे नशा चढ़ गया कि बस मुझे बाबा ने मुझे अपना लिया, बाबा ने मुझे अनुभव करा दिया, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस यही नशा, यही धुन रहा। इतने में 1979 के अंत में रायपुर, भिलाई से 40 किलोमीटर दूर रायपुर है। रायपुर में वहां सेवा केंद्र खुला, है ना। तो तब तक तो मुझे 1.5 साल हो गए थे, 2 साल होने जा रहा था, है ना। तो अ, तो मैं वहां रोज प्रदर्शनी समझाने जाता था। और रायपुर उस उन दिनों तो मुझे जोन वगैरह कुछ मालूम ही नहीं था। फिर पता चला ये इंदौर जोन के अंडर में आता है। तो मैंने कहा कोई भी हो, बस बाबा नजदीक आ गया, क्योंकि भोपाल तो बहुत दूर, तो रायपुर तो 40 किलोमीटर। तो फिर रोज मेरा आना जाना, जैसे ड्यूटी शाम को पूरी हुई, भागा, है ना, साइकिल से वहां भिलाई में वो साइकिल स्टैंड में वो किराए में वहां रख देता था, और वहां से ट्रेन पकड़ता था। ट्रेन, लोकल ट्रेन चलती रहती थी, बस ट्रेन में पहुंच जाता था और बस सेवा करके फिर रात को वापस आता था। फिर ऐसे मेरा रोज का सिलसिला चलता रहा। फिर हम तो ज्ञान का, मुझे बहुत ज्ञान का नशा चढ़ गया। इतने में कुछ दिनों बाद ऐसे सेवा केंद्र खोलने का सिलसिला चला, उसमें मुझ आत्मा की भूमिका रही। तो बहुत आनंद लगा, आनंद आने लगा सेवा में। फिर मुझे संकल्प आया कि मुझे भिलाई में सेंटर खोलना है, भिलाई में सेंटर खोलना है, सेंटर नहीं है। मैंने हमारी कमला बहन जी, कमला दीदी जो बड़ी बहन जी रायपुर में थी, तो उनको मैंने कहा कि हमको भिलाई में सेंटर खोलना है। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जगह देखो। तो मैं जगह देखने लगा, प्रदर्शनी कहाँ लगाया जाए। और वो तो सेंट्रल, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। पूरी जगह, कहीं कोई जगह देने को तैयार नहीं प्रदर्शनी करने के लिए। तो इतने में कमला दीदी जी ने मुझे बताया कि भाई ऐसा है, ओम प्रकाश भाई जी ने संकल्प दिया कि पहले दुर्ग खोलो, क्योंकि दुर्ग जिला है ना। पहले दुर्ग में सेंटर खोलो भिलाई का, उसके बाद खोल देंगे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे क्या, मुझे उन्होंने कहा कि बड़ी बहन जी ने कहा कि आप दुर्ग में पहले मकान ढूंढो, उसके बाद सेंटर खोलेंगे, है ना? परंतु उससे पहले एक घटना हुई, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्ग में खोलने का संकल्प भी कैसे उन्होंने दिया। वो दादी जी की दृष्टि की कमाल थी। हुआ ये कि मुझे बड़ी बहन जी ने कहा, क्योंकि उन दिनों हम लोग कमला बहन जी को बड़ी बहन जी कहा करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है, मुंबई से फोन आया है रमेश भाई जी का कि दादी जी और मोहिनी दीदी जी मुंबई मेल से हावड़ा जा रही है। हावड़ा जा रही है, तो वो ट्रेन में आज चढ़ रहे हैं, और बीच में जितने भी सेंटर्स होते होंगे सब जगह दादी जी टीचर बहनों से मुलाकात करेंगी। तो आपके यहाँ भी मुलाकात करेंगे रायपुर में। तो मुझे बड़ी बहन जी ने बुला करके कहा ऐसा है, तुम एक काम करो कि तुम जाओ दुर्ग में। और क्योंकि होता क्या है कि उन दिनों, क्योंकि जो भी ट्रेन आते थे ना, कि जैसे हावड़ा से ट्रेन आती थी तो दुर्ग तक आती थी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हावड़ा से दुर्ग तक इलेक्ट्रिफिकेशन था, और दुर्ग से भुसावल तक वो रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, है ना। तो दुर्ग में डीजल इंजन चेंज होता था। ठीक इसी प्रकार से मुंबई से
भुसावल इलेक्ट्रिकल ट्रेन, और भुसावल से डीजल इंजन लगता था ट्रेन का, और दुर्ग में आकर के फिर डीजल इंजन बदल करके इलेक्ट्रिकल इंजन लगता था हावड़ा जाने के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए दुर्ग में आधा घंटा ट्रेन रुकती थी। कोई भी ट्रेन हो, दुर्ग में आधा घंटा रुकना ही रुकना है ना। तो और रायपुर में केवल 10 मिनट रुकती थी ट्रेन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दुर्ग में जाओ और बाबा का झंडा लेके जाओ, और वहां देखना कि कौन से बोगी में दादी जी हैं, और रायपुर ट्रेन जब अंदर एंटर हो तो आप गेट में खड़ा हो जाना झंडा लेके, तो हमको पता चल जाएगी कि इस बोगी में है, तो हम वहीं पर ही दादी जी से हम पूरे 10 मिनट तक मिल सकेंगे। तो ये उनका प्लानिंग था। मुझे भी अवसर मिल गया, तो दुर्ग में मैं दादी जी से मिला, और दादी जी ने को परिचय दिया कि दादी जी ने झंडा देखा। मैंने कहा मुझे इस काम के लिए भेजा है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। फिर दादी जी ने बिठाया। उन दिनों एसी कोच नहीं हुआ करती थी, उस समय फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था। तो दादी जी और मनी दीदी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थे। तो उस समय तो दादी जी ने बिठाया, है ना, आधा घंटा तक तो मतलब काफी देर तक बातें की, खूब टोली खिलाया, ज्ञान की बहुत बातें सुनाई। उसके बाद दादी जी ने मुझे एक प्रश्न पूछा। मुझे दादी जी ने कहा कि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई इच्छा है तो बताओ। दादी जी को निसंकोच बताओ, है ना, दादी आपकी इच्छा पूरा करें। कोई भी इच्छा हो आप बताओ, आप बताओ। तो मैंने कहा हाँ दादी जी, एक इच्छा तो है। तो हाँ बोलो बोलो क्या इच्छा है। मैंने कहा दादी जी, जिस स्टेशन पे ये ट्रेन खड़ी है ना, इस शहर का नाम दुर्ग है, और ये जिला है, और यहाँ पर कोई सेवा केंद्र नहीं है। तो मेरी इच्छा ये है कि आप इस पूरे शहर को दृष्टि दे दें, तो आपकी दृष्टि से जरूर यहाँ पर सेंटर खुल जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। दादी जी फिर सीट से उठी और ट्रेन से उतरी। दादी जी कभी भी बीच में किसी भी स्टेशन में उतरती नहीं, जहां उनको उतरना है वहीं उतरती है ना। तो ये पहली बार ये ऐसा अवसर हुआ कि दादी जी ट्रेन से उतरी। उतर करके, उस समय भीड़ नहीं थी, एकदम काफी शांत, कोलाहल कोई नहीं था, और दादी जी वहीं पर ही प्लेटफॉर्म पर ऐसे खड़े होकर के बाबा की याद में पूरा 360 डिग्री घूमते 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 कम से कम 5 से 7 मिनट तक पूरे शहर को दृष्टि दी। पूरे शहर को दादी जी ने दृष्टि दी। मेरा दिल तो इतना गदगद हो गया कि वाह वाह वाह, मैं कितना छोटा बच्चा हूँ, क्योंकि मेरी आयु तो उस समय बहुत कम थी, और दादी जी इतनी बड़ी, और मुझे छोटे बालक की बात मान करके मेरी इच्छा पूरी कर दी। दादी जी ने शहर को दृष्टि दी। मुझे निश्चय था कि अब दादी जी ने दृष्टि दे दी ना, अब यहाँ सेंटर खुलेंगे। हालांकि ये बात मैंने अ, बड़ी बहन जी को बताई नहीं थी, क्योंकि मैं भूल गया था बताना, कि बहुत सारे ये थे। तो खैर, तो ये घटना थी, दादी जी की दृष्टि हुई। उसके बाद फिर रायपुर पहुंचे, सब मिले। फिर कमला बहन जी भी ट्रेन पे चढ़ी, और मैं तो ट्रेन में था ही था। और हम और दीदी, कमला दीदी, दोनों दादी जी के साथ चल पड़े। तो कुछ 4-5 स्टेशन और आगे दादी ने पूछा कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो दीदी ने कहा आगे वो एक स्टेशन है, तो वहां भाटापारा करके एक स्टेशन है, वहां हम और बड़ी बहन जी उतर गए। फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस रायपुर आ गए, है ना। ये बात थी उस समय की घटना। और फिर उन दिनों मैं तो था कि मुझे भिलाई में खोलना है। अब कैसे ये संकल्प, मैंने तो बताई नहीं थी, मैंने बड़ी बड़ी दीदी को बताई भी नहीं थी कि ये बात थी।
तो उनको संकल्प बाबा ने दिया। और दादी जी का संकल्प कैसे था कि प्रकाश जी को और कमला दीदी को संकल्प उन्होंने दिया कि प्रकाश जी भाई जी ने कि दुर्ग में पहले सेक्टर खोलो, क्योंकि वो जिला है और भिलाई तो दुर्ग जिले के अंदर ही आता है। ठीक है, मेरे को भी बात जच गई, मैंने कहा हाँ। तब मुझे याद आया, तो ये ठीक 1 महीने दादी जी ने दृष्टि दी, उसके ठीक 1 महीने के बाद ही ये सब घटना हुई। और फिर वहां दुर्ग में मकान ढूंढा और फिर मकान मिला, फिर वहां एक धर्मशाला में प्रदर्शनी लगी, फिर सेटल हो गया। ठीक दादी जी के दृष्टि के देने के 1 महीने का बाद ही सेंटर खुला, प्रदर्शनी भी लगी, मकान भी मिल गया, सेंटर भी खुल गया, फिर बहनें भी रहने लगी, कोर्स चालू हो गया। तो मेरे को अंदर इतना गदगद हो गया, मैंने कहा देखो बाबा ने कैसे दादी जी के दृष्टि से ये दुर्ग सेंटर खुलवा दिया। तो ये मेरे दादी जी के संग का ये दूसरा अनुभव था। फिर तो और एक छोटा सा अनुभव और मैं सुना देता हूँ। ऐसे तो फिर कई मधुबन में भी आना जाना होता रहा था, पार्टी लेके जाते थे, है ना, दीदियों के साथ। ये ऐसा सिलसिला सेवा चलता रहा। फिर इसी बीच में हमको समर्पित होने के लिए ऑफर आ गया। उन्हीं दिनों हम राजनांदगांव में सेवा केंद्र खोलने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी मेला मेला प्रदर्शनी लगाई थी वहां। उन्हीं दिनों फिर मेरे पास संदेश आया कि रायपुर से एक भाई आया, वो राजनांदगांव में, वे कल सवेरे ही आपको इंदौर के लिए निकलना है विद बैग एंड बैगेज। उस समय बाबा से मैंने रो रिहान किया कि बाबा मुझे आप समर्पित करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता था, मैंने बहनों से सुन रखा था कि मुझे इंदौर बुलाया जाएगा, क्योंकि इंदौर में जमीन मिली थी और वहां जोनल हेडक्वार्टर का नया मकान बनना शुरू हुआ था। तो जहां मकान बनता है वहां भाई तो चाहिए। और और खास मैं, मेरा फील्ड इलेक्ट्रिकल का था, तो बिजली का काम तो होता ही है। तो फिर मुझे ऑफर आया, तो बस दूसरे दिन ही मैं बाबा से रू ध्यान किया, बाबा मुझे आप समर्पित करना चाहते हो तो मुझे मधुबन क्यों नहीं करते। मैंने बाबा से अर्जी डाली, तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, बाबा आपको ट्रेनिंग में भेज रहा है। बस जब मैंने बाबा की ये बात सुनी, बस मैं तो निश्चय हो गया कि बाबा मुझे ट्रेनिंग में भेज रहा है, मुझे जाना है। बस अब मैं चल पड़ा। दूसरे दिन फिर मैं इंदौर के लिए निकल पड़ा, फिर इंदौर आ गया। अब इंदौर में सेवा खूब, मतलब मकान का, है ना, बिजली का पूरा काम बाबा ने मुझे आत्मा से, वहाँ बाबा ने मुझे निमित्त बनाया बिजली का काम करने का। फिर हॉस्टल की बिल्डिंग बनी। तो ऐसे अनेक अनेक सेवाएं बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया वो सेवा करने का। और वैसे भी अ, लौकिक जन्म से मुझ आत्मा को बाबा से एक वरदान मिला हुआ था, क्रिएटिविटी का, कुछ ना कुछ नवीनता करने का। तो ऐसे ही आ, मौका मिला। तो 1993 में इंदौर जोन की सिल्वर जुबली थी। तो उससे 1 साल पहले 92 में नवरात्र के दिनों में हमारे ओम शांति भवन, जो इंदौर का ओम शांति भवन का हॉल है, वहीं पर ही अंदर ही हमने एक देवियों की झांकी बनाई थी। सिंपल सा बनाया था पर फिर भी थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो उसमें बहुत सेवा हुई, पूरे शहर का शहर भीड़ उमड़ने लगी। तो बड़ों को संकल्प आया कि अगले साल 93 में जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो हम नवरात्र के दिनों में ही करें। तो फिर उन्होंने पूरे इंदौर जोन की टीचर बहनों की मीटिंग बुलाई गई और उन
सभी टीचर बहनों के बीच मुझ आत्मा को सेवा दी गई कि आपको देवियों की झांकी बना, ठीक है। तो फिर मैं रोज बाबा से अमृत वेले रू रेहान करता था कि बाबा आपने मुझे ये सेवा दी है, तो कैसे करना है, क्या करना, आप ही बताइए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा बताते जाते थे मैं वैसे वैसे करता जाता। मुझे भी पता नहीं था कि ये देवियों की झांकी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो वो जो है वो यज्ञ का पहला लाइट एंड साउंड शो देवियों की झांकी थी, है ना। वो झांकी ऐसी बनी थी। तो अब वहां इंदौर का जो बहुत मतलब जबर नामी ग्रामी एरिया, गांधी हॉल, गांधी मैदान, वहीं पर ही सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ। बहुत बड़ा हॉल था, वहां ये सब लगाया। और दादी प्रकाश मणि जी आई थी उद्घाटन में। तो वो झांकी रिहर्सल भी नहीं हुआ था, और भाई जी ने आकर के दादी जी को बिठा दिया कि उद्घाटन होना है। वही पहला शो, वही रिहर्सल था और वही उद्घाटन था। वही दादी जी को इतना अच्छा लगा कि दादी जी ने कहा ये झांकी तो मुझे मधुबन में चाहिए। तो दूसरे दिन बहुत बड़ी सभा थी जहाँ मुरली क्लास हुई। फिर मुरली क्लास के बाद फिर दादी जी आई। तो दादी जी ने बहुत महिमा की ऐसी झांकी बनाई है, बहुत अच्छा। तो दादी जी ने कहा कि मुझे ये भाई जी को पूछा, ये इंदौर, ये मधुबन जा सकता है, ये झांकी आ सकता है। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो फिर दादी जी के संकल्प से फिर मुझ आत्मा को झांकी ले करके मधुबन आने का चांस मिला। ये 93, है ना, ये नवरात्र के दिनों की ही बात थी। तो अब क्यों, क्योंकि मधुबन में उन दिनों दो कार्यक्रम होने थे। एक तो महामंडलेश्वरम का बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, और दूसरा प्रोग्राम था राजा महाराजाओं का पहला कार्यक्रम था। जबकि महामंडलेश्वरों का दूसरा प्रोग्राम था। एक तो 1987 में भी हुआ था, उस समय भी मैं वो प्रोग्राम हमने अटेंड किया था। और 93 में ये महाराजाओं का बड़ा प्रोग्राम होना था, और महामंडलेश्वरों का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, बड़े लेवल पे। तो दादी जी को संकल्प था कि ऐसी झांकी तो इन लोगों को दिखाना चाहिए। तो फिर वही को चांस मिला, दादी जी ने बुलाया, और दादी जी के बुलावे पर हम मधुबन आए। और तब से मधुबन में ही समर्पित रूप से सेवा करने का चांस मुझ आत्मा को दादी जी ने दिया, क्योंकि उन दिनों ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ था। और दादी जी ने कहा कि हाँ, सेवादार की आवश्यकता है। तो बस तभी से मुझ आत्मा को दादी दादी जी के संकल्प के द्वारा मुझ आत्मा को यहाँ बाबा ने बुलाया, और मधुबन में समर्पित से सेवा करने चांस दिया। ये था दादी प्रकाश मन जी के साथ का मेरा अनुभव। ऐसे तो और भी अनेक अनुभव, पर ये मेरा छोटा सा, ये अविस्मरणीय अनुभव मेरा दादी जी के साथ था। ओम शांति।